हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील मेहता। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमारा टॉपिक चल रहा था संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में देखा था। आपने देखा था प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे, दोनों में अंतर कर लिया था। दोनों में अंतर करने के बाद हमने उनके एग्जाम्पल देख लिए थे। उसके बाद संश्लेषित रेशे भी पढ़ लिए थे हमने। उसमें हमने 3 संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ लिया था। तो दोस्तों यहाँ संश्लेषित रेशे पढ़ने के बाद में पहले तो हम देखते हैं उनके गुणधर्म। हम संश्लेषित रेशों को अपनाए क्यों, ऐसा क्यों नहीं हम प्राकृतिक रेशों को अपनाएं। तो संश्लेषित रेशों को अपनाने के लिए जो उपयोग है वो कैसे सुगम्य है, सस्ते होते, उनके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्लास्टिक के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जैसा दोस्तों यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। गुणधर्म यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं संश्लेषित रेशों में जिनके कारण हम उन्हें यूज करते हैं या फिर वो अच्छे हैं। हम कह सकते हैं संश्लेषित रेशे अच्छे हैं। तो उनकी सबसे पहले ये शीघ्र सूखते हैं, यानी अगर वो उनमें जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है और वो जल्दी से सूख जाते हैं। उन्हें धूप में सूखा या फिर हवा में सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। जबकि जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, कपास हो गया या फिर जो जूट ऊन हो गया, वो क्या करते हैं, जल काफी ज्यादा मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो ज्यादा अगर मात्रा में जल अवशोषित करेंगे तो उनको सूखने में भी उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद ये अधिक चलाऊ, यानी ये बहुत टाइम तक चलते रहते हैं, ये ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते। आपने देखा होगा अपने प्राकृतिक रेशों के बारे में, तो इन्हें हम किसी भी प्रकार के साबुन या डिटर्जेंट में धो नहीं सकते हैं। उन पर लिखा हुआ आता है कि ये महंगे कपड़े हैं, इन्हें इसी प्रकार धोया कीजिए। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनमें क्या होता है, इन्हें हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इन्हें मतलब अधिक चलते हैं, इन्हें हम कैसे भी यूज कर सकते हैं अधिकतर। ये जो सस्ते कपड़े आते हैं जैसे आपने देखा होगा। इसके अलावा ये कम महंगे होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनका रख रखाव भी काफी आसानी होता है। इन्हें हम कैसे भी रख सकते हैं। या फिर मैं बता दूं आपको, जो प्राकृतिक रेशे जो कपड़े होते हैं उनका रख रखाव काफी महंगा होता है। हमें उन्हें जो कीट होते हैं इनसे, सूक्ष्म जीव से बचा के रखना पड़ता है, अन्यथा वो खराब हो जाते हैं। और आपने देखा होगा नेफ्थलीन की गोलियां रखते नहीं तो उनमें बदबू आने लग जाती है। वैसे किसी भी प्रकार की चीज ये संश्लेषित रेशों में नहीं होती, इसलिए इन्हें हम ज्यादा अपनाते हैं। अब ये शीघ्र सूखते मेरा पहला पॉइंट है। तो हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे मान लिया हमने 2 बीकर ले लिए, मान लिया ये एक पहला बीकर और ये दूसरा बीकर। अब हमने क्या किया, इनको भर दिया पानी से। ठीक है, हमने इनको पानी से भर दिया पूरा। मान ली मैंने इसमें पहले में डुबा दिया प्राकृतिक रेशों का जो कपड़ा है, मैं पहले में डुबाता हूं, यहां लिख देता हूं प्राकृतिक। मैं यहाँ प्राकृतिक रेशे लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा मैंने इसमें प्राकृतिक रेशे जो कपड़ा बुना हुआ है वो इसमें डुबोगे। और इसमें कृत्रिम, या मैं कह दूं संश्लेषित लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम संश्लेषित है तो यहाँ पे संश्लेषित ही लिखते हैं हम। तो ये हो गया संश्लेषित रेशे। दोस्तों जब हम देखते हैं, हम इनमें प्राकृतिक रेशों से मैंने जब वस्त्र, एक तो इसे एक टुकड़ा इसमें डुबोते, एक टुकड़ा इसमें डुबोते, फिर दोनों को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में हम जब यहाँ पर अनुपात देखते हैं कि कौन सा गिलास कितना खाली हुआ, तो आप क्या देखोगे, जो प्राकृतिक रेशे जिसमें डुबे हैं हमने वो काफी ज्यादा खाली हो जाएगा, यानी लगभग आधे से ज्यादा, या फिर पूरे में बोल सकता हूँ ये यहाँ तक खाली हो गया। और जो ये देखेंगे संश्लेषित रेशे, जिसमें हमने संश्लेषित रेशे से कपड़ा जो अंदर डाला था वो क्या होगा, काफी कम खाली होगा। यानी मान लिया ये इस स्तर तक खाली हुआ और ये इस स्तर तक खाली हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक रेशे से जो कपड़े बने हुए होते वो क्या होते, जो अधिक जल का अवशोषण करते, जबकि संश्लेषित रेशे होते वो क्या करते, जल का अवशोषण कम करते हैं, जिससे ये जल्दी सूख जाते हैं और ये जल्दी नहीं सूखते हैं। इसीलिए हम गर्मी में क्या कहते हैं कि ये अपने कॉटन के कपड़े पहनिए। क्यों कहते हैं? ताकि पसीना सोख सके। यही कारण होता है कि हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हमारे संश्लेषित रेशे हम गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। दोस्तों आजकल हम प्लास्टिक से बनने वाली वस्तु का उपयोग हर जगह करते हैं। यहाँ तक बाल्टी हो गया, मग हो गया, या फिर हम देखते हैं हमारी कंगिया और बहुत सारी चीजें जो हम अधिकतर हमारे जो जीवन में काम आने वाली वस्तु है उनमें प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, क्या क्या वो सब आगे देखते हैं। और प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक भी अलग अलग तरह का होता है। तो हम पहले प्लास्टिक के बारे में देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्लास्टिक। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे, एक लिखा है रेखीय, एक होता है क्रॉसबंध। अब ये रेखीय और क्रॉसबंध चीज क्या है, तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो बहुलक होता है वो एकलक से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों प्लास्टिक भी है जो एक बहुलक है, जो एकलक से मिलकर बना हुआ होता है। अब रेखीय बहुलक, जो एक तो होता है रेखीय, एक होता है क्रॉसबंध। तो रेखीय में क्या होता है, मान लिया ये एक एकलक इकाई है, ये एक एकलक इकाई है। ऐसी एकलक इकाई क्या होती है, सीधी रेखा में, यानी रेखीय क्रम में जब ये जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कह देते हैं रेखीय बहुलक। लेकिन क्रॉसबंध में क्या होता है, मान लिया ये एकलक इकाई,
फिर ये एक लगी इकाई, ये एक लगी इकाई, फिर ये तो एक सीधी श्रृंखला हो गई ऊपर वाली। अगर जब इनके नीचे एक और श्रृंखला ऐसे जुड़ जाती है, ये भी एक लगी इकाई है, जब ये ऐसे जुड़ जाती है तो ये आपस में क्रॉस बंध का निर्माण करती है। जैसे क्रॉस बंध, इन्हें हमने कह दिया क्रॉस बंध वाले प्लास्टिक, यानी ये दो प्रकार के प्लास्टिक हो गए, एक तो रेखीय वाले और एक क्रॉस बंध वाले। अब ये दोनों भी अलग अलग होते हैं, रेखीय कैसे और क्रॉस बंध वाले कैसे। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम आसानी से मोड़ लेते हैं या फिर उन्हें वो उष्मा पाकर क्या होते हैं, गर्म होकर पिघल जाते हैं, वो तो प्लास्टिक आते हैं रेखीय में, ये वाले में। और कुछ होते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा भी मोड़ देते हैं तो वो टूट जाते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपने अपने टीवी के केस देखे होंगे पुराने, जो पीछे साँचा आता है पूरा, उन्हें हम जरा भी दबा देते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे विद्युत के स्विच, उन्हें भी हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाते हैं। लेकिन जो रेखीय होते हैं, आपने देखा होगा बोतल को आप पूरा दबा दीजिए, वो टूटेगी नहीं, टूटेगी, वो दब जाएगी। तो वो तो हो गए रेखीय के उदाहरण। और जो मोड़ने पर टूट जाते हैं उन्हें हम क्रॉस बंध प्लास्टिक में लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम एक प्लास्टिक का उदाहरण, पॉलीथीन। आप कहीं भी दुकान पर जाइए, आपको कुछ सामान लेंगे तो आप ये कि भैया पॉलीथीन में दीजिए। दोस्तों पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है, जो ये भी एक बहुलक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉली का अर्थ होता है अनेक, और एथीन जो एक रसायन है। तो एथीन है जो वो एकलक इकाई है, वो अलग पूरी एक श्रृंखला में एक साथ एक के बाद एक अनेक इकाइयां मिलकर के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। पॉली यानी अनेक और एथीन एक रसायन है। तो ये तो एक हो गया पॉलीथीन, ये भी एक प्लास्टिक का उदाहरण है। दोस्तों प्लास्टिक यहाँ पे जैसे मैंने आपको रेखीय और क्रॉस बंध के बारे में बताया, ये चीज वापस यहीं पे काम में आ रही है। देखिए प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये वाला प्लास्टिक होता है जो मुड़ जाता है, इनका हम पुनः उपयोग भी कर सकते हैं पिघलाकर। लेकिन जो क्रॉस बंध वाला होता है, इन्हें हम पिघला नहीं सकते हैं और मोड़ने पर टूट जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर होती है। दोस्तों जो थर्मोप्लास्टिक है ये वाला, ये क्या होता है, रेखीय है, ये रेखीय बहुलक है, यानी ये इसमें जो भी प्लास्टिक है वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जिसमें पॉलीथीन, आपने कि ये जो कैरी बैग वेरी बैग आती है वो, उसके बाद पीवीसी वाले पाइप आते हैं। पीवीसी इसका पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पॉली का अर्थ है और वाइनिल क्लोराइड एकलक इकाई है इसमें भी। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसका क्या करते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। इनको क्या करते हैं, हम उष्मा देकर या गर्म कर पिघला कर पुनः वापस इनका यूज कर सकते हैं, या इन्हें हम दूसरी जो आकृति में भी ढाल सकते हैं। तो ये आते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन दोस्तों कुछ प्लास्टिक होती है जिन्हें हम पुनः यूज नहीं कर सकते। अगर उन्हें हमने एक बार किसी आकृति में ढाल दिया तो उसके बाद में हम उन्हें वापस दूसरी आकृति में नहीं ढाल सकते हैं, और ना ही हम उन्हें पिघला सकते हैं। उन्हें हम कह देते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में पाया जाता है क्रॉस बंध, यानी ये जो क्रॉस बंध वाला प्लास्टिक है वो पाया जाता है थर्मोसेटिंग में। दोस्तों थर्मोसेटिंग का उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि जो आपके विद्युत के स्विच होते हैं वो बने होते हैं, ये हमारे थर्मोसेटिंग वाले जो प्लास्टिक है उनसे बने हुए होते हैं। उसके बाद जो टीवी के पीछे पूरा वो केस आता है वो भी थर्मोसेटिंग का ही उदाहरण है। दोस्तों जो थर्मोसेटिंग वाले हैं इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इनका उपयोग हम करते हैं, यानी ये उष्मा को ग्रहण नहीं करता है, तो इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। आपने देखे होंगे आपके किचन में बर्तन होते हैं, उनके पीछे प्लास्टिक के हत्थे लगे हुए होते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये उष्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे वो हत्थे पिघलते नहीं है, और उनका यूज हम वहां पर कर सकते हैं। और बहुत सारे ये अगर आग बुझाने वाले जो लोग आते हैं उनके सूट होता है, वो भी उनके ऊपर मेलामाइन की परत भी लगी हुई होती है, जिसका यूज अग्नि जो आग बुझाते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि ये पिघलते नहीं है, ये उष्मा रोधी होते हैं। यही कारण है कि जहां पर आग रोधी कार्य होते हैं वहां पर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है इनका हम यूज वापस कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये पुनःचक्रण में भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लास्टिक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।